Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back in MDCAT Biology preparation, in which we are trying to cover all topics of biology according to the syllabi of University of Health Sciences, that is UHS, National University of Medical Sciences, that is NUMS, Educational Testing and Evaluation Agency of KPK, that is ETA, as well as MDCAT of other provinces taken by various examining bodies. Today we are going to start lecture number 13, in which we will cover some more topics of unit number 2, that is biological molecules. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें हमने कंपैरिजन ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, और वो मेजर ग्रुप्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, उनकी एलिमेंटल कंपोजिशन को कंपेयर किया जाएगा और ये देखेंगे कि वो किस तरह से एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं और कहाँ पर वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। इसी तरह से हमने आज के लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल नेचर को भी डिस्कस करना है और कार्बोहाइड्रेट्स की ऑर्गेनिजम्स के अंदर अक्रेंस और उसका जो रोल है उसे भी पॉइंट आउट करेंगे, और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर भी बात होगी। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। तो इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे और इनसे जो रेलेवेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हमने मोनोसेक्राइड्स की डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करनी है। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स होंगे मोनोसेक्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके साथ साथ उनके अंदर जो आइसोमेरिज्म पाई जाती है वो क्या है, और फिर उसके बाद फिर ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड की जो मुकम्मल डिटेल है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने लेक्चर के एंड तक इन टॉपिक्स को कवर करना है। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात याद रखिए कि लेक्चर के इख्तिताम पर जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप लेक्चर के सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और अपनी बुक से भी इन टॉपिक्स को प्रॉपरली रीड कर चुके होंगे, तो आप इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक टेस्ट के लिंक को क्लिक करके इस लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज पर मुश्तमिल एक असाइनमेंट हासिल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के थ्रू वो असाइनमेंट आपके पास ओपन हो जाएगी और आप उसको ऑनलाइन अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करने के बाद उसे आप सबमिट कीजिएगा। तो जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगे, आपको समझ में ना आए या आप उसमें कोई डिस्कस करना चाहते हैं, देन यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। इस चैप्टर के अंदर हमने 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स को कवर करना है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स शामिल हैं। तो सबसे पहले अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक देखिए तो आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। हालांकि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये 3 एलिमेंट्स इसके कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स हैं और हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स को इन 3 एलिमेंट्स की बुनियाद पर कैरेक्टराइज किया जाता है। इसी तरह से अगर आप लिपिड्स को देखें तो लिपिड्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद हैं, लेकिन लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स में फिर डिफरेंस क्या होगा? तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस तरह से देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स दरअसल ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद तो हैं, लेकिन आमतौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वही रेशो होता है जो इन दोनों एलिमेंट्स का वाटर के अंदर रेशो पाया जाता है, यानी 2:1 में ये ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर। लिहाजा अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई कंपाउंड है जिसमें C12H22
O11 मौजूद है। तो आप देखिए कि ये कंपाउंड क्या हो सकता है, ये लाजमी तौर पर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वही रेशो है जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो वाटर में पाया जाता है। तो ये इंडिकेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन लिपिड्स में इसके बरक्स आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर तो ये मुश्तमिल है, लेकिन इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। यहां पर आपको कार्बन, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे और इसके मुकाबले में ऑक्सीजन बहुत कम क्वांटिटी में मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए C57H110O6, तो C57H110O6 ये एक लिपिड कंपाउंड है और इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का कंटेंट ऑक्सीजन के मुकाबले में किस कदर ज्यादा है और ऑक्सीजन इसके लिहाज से आप देखिए कितना कम मौजूद है। तो इस तरह से आप इन दोनों कंपाउंड्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बेशक कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बुनियाद पर कैरेक्टराइज किए जाते हैं, लेकिन आपको इनका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन इन तीनों एलिमेंट्स का वो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट नजर आएगा। लिहाजा अगर आपसे कोई भी ऐसा कंपाउंड पूछा जाए जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन उसमें साथ आपको इस तरह की कोई इंडिकेशन दी हुई है, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि अ कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, लिपिड का ऑप्शन भी दिया हुआ है और बोथ ऑफ देम भी दिया हुआ है, तो आपने फिर बोथ ऑफ देम को पिक करना है, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बुनियाद पर कैरेक्टराइज किए जाते हैं। बेशक इनमें से बाज मॉलिक्यूल्स में, इनकी बाज एग्जांपल्स के अंदर आपको इन तीन एलिमेंट्स के अलावा भी कोई एलिमेंट्स नजर आएंगे, लेकिन इन तीन एलिमेंट्स की बुनियाद पर दरअसल इन दोनों कंपाउंड्स को कैरेक्टराइज किया जा रहा है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से आप देखिए कि प्रोटीन्स आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये चार एलिमेंट्स तो प्रोटीन के अंदर लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स में समटाइम्स सल्फर भी मौजूद होता है। लेकिन याद रखिए कि सल्फर ये कुछ प्रोटीन्स के अंदर ये पाया जाने वाला एलिमेंट है, ये तमाम प्रोटीन्स का लाजमी कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, इस वजह से इसको आप कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता प्रोटीन के जो कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होंगे। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सम टाइम ऑल्सो कंटेन सल्फर, तो ये लाजमी तौर पर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है। तो इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे। और जबकि न्यूक्लिक एसिड्स को इनके साथ कंपेयर किया जाए तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन की तरह इसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो मौजूद है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स में लाजमी तौर पर फास्फोरस भी मौजूद होगा। लिहाजा प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड्स को बहुत इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रेजेंस बताई हुई है, लेकिन उसमें साथ ये कह दिया जाता है कि उसमें सल्फर भी प्रेजेंट है, तो फिर न्यूक्लिक एसिड नहीं हो सकता। और अगर ये कह दिया जाता है कि उसमें फास्फोरस भी प्रेजेंट है, तो वो फिर प्रोटीन नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहां पर एक और बात के लिए भी आपने ख्याल रखना है कि सल्फर प्रोटीन के लिए एक लाजमी कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। प्रोटीन के अंदर सल्फर मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड के लिए एक लाजमी कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये लाजमी तौर पर न्यूक्लिक एसिड्स में मौजूद होगा, कोई भी न्यूक्लिक एसिड फास्फोरस के बगैर नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप ये डिफरेंट कंपाउंड्स की एलिमेंटल कंपोजिशन को याद रखिए। इनके हवाले से भी एमसीक्यू समटाइम पूछे जाते हैं जी। तो उसके बाद देखते हैं केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स को पहले डिफाइन किया जाता था एज हाइड्रेटेड कार्बन। अगरचे हम इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते, लेकिन हम इसका कॉन्सेप्ट जरा डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रेटेड कार्बन से मतलब क्या है। दरअसल ये हाइड्रेटेड कार्बन्स की टर्म कार्बोहाइड्रेट्स के लिटरल मीनिंग के लिहाज से यूज की जा रही है, क्योंकि वर्ड कार्बोहाइड्रेट का लिटरल मीनिंग हाइड्रेटेड कार्बन है। हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद यह है कि अगर किसी भी कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाए तो आप इस कार्बन को हाइड्रेटेड कार्बन कह सकते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये कार्बन वाटर के साथ एसोसिएटेड है, इस वजह से आप इस कार्बन को हाइड्रेटेड कार्बन कह सकते हैं। ठीक है, तो आप हाइड्रेटेड कार्बन्स को इस तरह से भी कह सकते हैं कि एनी कंपाउंड इन विच कार्बन इज एसोसिएटेड विद वाटर मॉलिक्यूल, या फिर इसको यूं भी डिफाइन किया जा सकता है कि एनी कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इन विच हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो एज दे आर प्रेजेंट इन द वाटर। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 2:1। जिस तरह से वाटर के अंदर इनका रेशियो 2:1 होता है, बिल्कुल इसी तरह से आपको यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नजर आ रहा है। या कोई भी और कंपाउंड जिसमें अगर इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है और इसके साथ कार्बन भी एसोसिएटेड है, तो आप उसको हाइड्रेटेड कार्बन कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं और इनके साथ 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। अगर हम ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो काउंट करें तो आपको ये रेशो इनके दरमियान क्या नजर आ रहा है 2:1। बिल्कुल वही रेशो जिस रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, एग्जैक्टली उसी रेशो के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको ग्लूकोज के अंदर भी नजर आ रहे हैं। इस वजह से आप ग्लूकोज के मुतालिक कह सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड है, इस वजह से ग्लूकोज एक हाइड्रेटेड कार्बन है। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए सुक्रोज मॉलिक्यूल, सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है। इसके अंदर 12 कार्बन एटम्स, 22 हाइड्रोजन्स और 11 ऑक्सीजन के साथ मिले में। आप यहां पर भी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो चेक करें तो आपको एग्जैक्टली इन दोनों के दरमियान वही रेशो नजर आएगा जिस रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। लिहाजा ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों मौजूद हो और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो एग्जैक्टली वही रेशो हो जिस रेशो में ये वाटर के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप हाइड्रेटेड कार्बन्स कह सकते हैं या ऐसे कंपाउंड्स को आप कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये अगरचे दुरुस्त तो है, यानी कार्बोहाइड्रेट इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो तो करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। और वो कंफ्यूजन क्या है कि कुछ दूसरे कंपाउंड्स जो कि हकीकत में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, वो भी इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड को अगर देखिए तो एसिटिक एसिड का फार्मूला इस तरह से कि इसमें 2 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। और यहां पर भी अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो देखें तो ये वही रेशो बनता है जिस रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद है। लेकिन एसिटिक एसिड एक्चुअली हाइड्रेटेड कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो शो कर रहा है, लेकिन दरअसल ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अभी आपको कार्बोहाइड्रेट का केमिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आप इस एसिटिक एसिड के अंदर देख रहे हैं, इस तरह का कोई ग्रुप आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर नजर नहीं आएगा। तो अगरचे ये कंपाउंड हाइड्रेटेड कार्बन्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो शो कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर लें लैक्टिक एसिड की, तो C3H6O3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इस लिहाज से यहां पर भी आपको हाइड्रेटेड कार्बन्स वाली सिचुएशन साफ नजर आ रही है। लेकिन अगर आप इसका भी स्ट्रक्चर देखिए तो यहां पर भी आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नजर आ रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं होता। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड भी दरअसल कार्बोहाइड्रेट है नहीं, लेकिन ये हाइड्रेटेड कार्बन्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। तो आपने देखा कि ये जो हमने हाइड्रेटेड कार्बन्स का कॉन्सेप्ट शो किया है कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक, ये बात दुरुस्त तो है, कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक ये बात गलत नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को सिर्फ हाइड्रेटेड कार्बन्स के लिहाज से डिफाइन किया जाए तो कंफ्यूजन पैदा होगी, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है लेकिन वो हाइड्रेटेड कार्बन्स के तौर पर नजर आ रहे होते हैं, वो इस तरह से मिसलीड कर सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक और डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक सजेस्ट की गई और उसको ज्यादा ऑथेंटिक डेफिनेशन माना जाता है और उसी को ज्यादा फॉलो किया जाता है। उस डेफिनेशन के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल नेचर को अब इस तरह एक्सप्लेन किया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और देयर डेरिवेटिव्स। यानी कार्बोहाइड्रेट या तो उसकी केमिकल नेचर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगी, या फिर उसकी केमिकल नेचर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगी, या फिर अगर वो कंपाउंड ना तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, तो वो लाजमी तौर पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की कॉम्बिनेशन से बना होगा, या फिर वो हाइड्रोलाइज होने पर
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को यील्ड करेगा, यानी वो इनका डेरिवेटिव होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आजकल केमिकली यूं डिफाइन किया जाता है। अब इन डेफिनेशंस में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से क्या मुराद है, इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना है। देखिए वर्ड पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, पॉली मैनी के मीनिंग में लिया जाता है, लेकिन मैनी की कोई रेंज होनी चाहिए ना। मैनी कितनों को कहा जा रहा है, यानी मोर देन 1 को कहा जा रहा है, मोर देन 2 को कहा जा रहा है, मोर देन 10 को कहा जा रहा है। तो मैनी की कोई ना कोई एक लिमिट होनी चाहिए, मिनिमम लिमिट के किससे ज्यादा को आप मैनी में शुमार करेंगे। तो पॉली का मतलब तो मैनी होता है, लेकिन जब ये पॉली हाइड्रोक्सी के साथ ये टर्म यूज होती है तो इसका मतलब हो जाता है मोर देन 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्सी दरअसल ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप के लिए टर्म यूज की जाती है। लिहाजा किसी भी कंपाउंड में अगर आपको एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप नजर आते हैं तो उस कंपाउंड को आप पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि ये एक कंपाउंड है, इसके अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप अगर यहां पर मौजूद हैं तो आप इस कंपाउंड को एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कह सकते हैं। और जबकि अल्डिहाइड किसे कहा जाता है? अल्डिहाइड ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। कार्बोनाइल में एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और बाकी इस कार्बन का दूसरे एटम्स के साथ यहां पर रिलेशन होगा। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर किसी कार्बन चेन की टर्मिनल पोजीशन के ऊपर आ जाए, ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर किसी कार्बन चेन की टर्मिनल पोजीशन के ऊपर स्टैब्लिश हो जाए तो इस कार्बोनाइल को अल्डिहाइड कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर इस कार्बन चेन में आपकी टर्मिनल पोजीशन के ऊपर अगर इस कार्बोनाइल को यहां पे प्लेस कर दें तो अब इस कार्बोनाइल को आप अल्डिहाइड कहेंगे। तो देखिए इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे होगा? कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका यूं हो जाएगा कि ये देखिए कार्बोनाइल ग्रुप जो कि टर्मिनल पोजीशन पर मौजूद है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो ये स्ट्रक्चर अब आपको नजर आ रहा है कि दिस इज अल्डिहाइड, और इसके अलावा आपको इसके अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड ना सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है बल्कि साथ साथ इसके अंदर ये अल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है। लिहाजा इस कंपाउंड को एज अ होल क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। अब देखो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में भी पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब वही है कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 OH ग्रुप ऑन अ कार्बन चेन। जैसे आप देखिए एक OH ग्रुप और एक और OH ग्रुप यहां पर अगर मौजूद हो तो आप इस कंपाउंड को पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कह सकते हैं। और कीटोन क्या चीज होती है? अगर यही कार्बोनाइल ग्रुप जैसे हमने पहले कहा था कि टर्मिनल पोजीशन पर मौजूद हो तो ये अल्डिहाइड कहलाता है, और अगर यही कार्बोनाइल ग्रुप किसी कार्बन चेन की इंटरमीडिएट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लें, यानी दरमियान में अगर ये आ जाए, तो ऐसी सूरत में इसे कीटोन कहा जाएगा। जैसे आप देखिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है और इस वक्त इसे कीटोन कहा जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ आपको एक से ज्यादा OH ग्रुप्स भी यहां पे नजर आ रहे हैं। तो ये कंपाउंड ना सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है बल्कि साथ ये कीटोन भी है। तो इस तरह से इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल नेचर या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगी, उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, या फिर उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। और अगर कोई कंपाउंड ना इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है ना ऐसा स्ट्रक्चर रखता है तो वो लाजमी तौर पर फिर इनका कोई डेरिवेटिव होगा। मिसाल के तौर पर आप अगर स्टार्च को कंसिडर करें तो स्टार्च एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बेसिकली ना तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना ही ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, लेकिन स्टार्च को अगर हाइड्रोलाइज किया जाता है तो अपॉन हाइड्रोलिसिस स्टार्च गिव राइज ग्लूकोज, और ग्लूकोज बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड्स हैं। तो इस तरह से आप स्टार्च को भी कार्बोहाइड्रेट में शुमार करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ग्लाइकोजन भी ना तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, बट अपॉन हाइड्रोलिसिस आप ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज हासिल करते हैं, और ग्लूकोज चूंकि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है इस वजह से ग्लाइकोजन को भी आप कार्बोहाइड्रेट में शुमार करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की आपने केमिकल नेचर देखी कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब जरा आप ये देखिए कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के देखें। जैसे आपको ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नजर आ रहा है, इसमें अगर आप काउंट करें कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स, हाउ मेनी
हाइड्रोजन एटम्स एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, तो आप देखें 1 2 3, तो C3, इसी तरह से 1 2 3 4 5 और 6 H6, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो 3 ऑक्सीजन। आपने देखा कि यहां पर फार्मूला क्या बना, C3H6O3, यानी अगेन वही हाइड्रेटेड कार्बन वाली सिचुएशन आपको नजर आ रही है। तो इसी तरह से अगर आप इस कंपाउंड को भी कंपेयर करें तो कार्बन को काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो C3, उसके बाद फिर हाइड्रोजन्स 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हाइड्रोजन्स और उसके साथ 1 2 एंड 3 ऑक्सीजन। तो आपने यहां पे भी देखा वही C3H6O3 आपके सामने अगेन वही हाइड्रेटेड कार्बन्स वाली सिचुएशन फिर नजर आ रही है। तो यही आपको मैंने अभी पहले बताया था कि हाइड्रेटेड कार्बन्स का जो कॉन्सेप्ट है कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक वो गलत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट दूसरे कंपाउंड्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के तौर पर जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा ये स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाएगा और किसी दूसरे कंपाउंड पर ये अप्लाई नहीं होता। आपने अभी नोट किया था कि जो एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स नहीं थे, तो इस वजह से उसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में लाजमी तौर पर आपको एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स नजर आएंगे और इनकी बुनियाद पर कार्बोहाइड्रेट्स को कैरेक्टराइज किया जाता है। लिहाजा यहां पर अगर किसी एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें देखिए एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रेटेड कार्बन्स, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ देम, और पांचवा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। और अब आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट, तो देखो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये भी करेक्ट है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी करेक्ट है, हाइड्रेटेड कार्बन्स भी मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली बात भी करेक्ट है। तो इसका मतलब है कौन सा इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, तो यहां पर नन ऑफ देम आप पिक करेंगे। और अगर आपसे ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज लीस्ट एप्रोप्रिएट टू डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे कम जो एप्रोप्रिएट टर्म होगी कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने के लिए वो हाइड्रेटेड कार्बन्स की टर्म हो सकती है। अलबत्ता पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ये एप्रोप्रिएट टर्म्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के लिए, इनकी तरफ नहीं जाएंगे। ऐसी सूरत में हम हाइड्रेटेड कार्बन्स की तरफ जाएंगे। और यहां पर अगर हम ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करें, यहां पर देखिए ये जो ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस हैं ए और बी, अगर इसको आप मान लें तो यहां पर हम ऑप्शन रखते हैं बोथ ए एंड बी, और आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर सुटेबल टर्म्स टू डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसमें आप देखिए कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो बोथ ए एंड बी ये ज्यादा सुटेबल टर्म्स होंगी कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के लिए एज कंपेयर टू हाइड्रेटेड कार्बन्स। तो हाइड्रेटेड कार्बन्स का कॉन्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक दुरुस्त तो है, लेकिन इसको आप ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे डिफाइन करने के लिए। आपने किस डेफिनेशन को ज्यादा प्रेफर करना है, आपने कहना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ये नेचर के अंदर कहां पर पाए जाते हैं और इनका क्या रोल है लिविंग बीइंग्स के अंदर। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स की अकरेंस देखी जाए कि लिविंग बीइंग्स में ये कहां पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। तमाम ऑर्गेनिजम्स में, तमाम सेल्स के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स जरूर मिलते हैं। जैसे आपको वुड या कॉटन के अंदर सेलुलोज मिलता है, ये कार्बोहाइड्रेट की प्योर फॉर्म है। इसी तरह से पेपर सेलुलोज का बना हुआ, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्चेस प्रेजेंट इन द सीरियल्स, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और इसी तरह से जो रूट ट्यूबर्स हैं या पोटैटो ट्यूबर्स, उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। शुगर केन में ये जो कॉमन शुगर हम खा रहे हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। ग्लूकोज और इसके अलावा मिल्क शुगर, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स हैं। एज फार एज रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग बीइंग इज कंसर्न, तो कार्बोहाइड्रेट्स फंक्शनल रोल भी परफॉर्म करते हैं और स्ट्रक्चरल रोल भी परफॉर्म करते हैं। फंक्शनल रोल से मतलब यह है कि
दे एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग बींग्स। मिसाल के तौर पर स्टार्च जो कि एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स के अंदर, ग्लाइकोजन विच इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, और इसी तरह से ग्लूकोज ये एक एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड है, इसके थ्रू एनर्जी लिबरेट होती है और उसको यूटिलाइज करता है ऑर्गेनिज्म अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर। सो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल रोल भी परफॉर्म करते हैं, और स्ट्रक्चरल रोल से यहां पर क्या मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल वॉल का ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनिज्म है। इस वजह से ये रोल इनका स्ट्रक्चरल रोल कहलाएगा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल्स क्या होंगी, जैसे सेलुलोज इज फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल, काइटिन इज फाउंड इन फंगल सेल वॉल, पेक्टिन इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट सेल वॉल, और पेप्टिडोग्लाइकन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स इसको आमतौर पर सैकराइड्स या शुगर्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स या शुगर्स क्यों कहते हैं? दरअसल ये सैकराइड वर्ड सैक्रोन से ड्राइव किया गया, ग्रीक वर्ड है सैक्रोन, वहां से ये सैकराइड टर्म ड्राइव की गई है। और सैक्रोन का मीनिंग क्या है? सैक्रोन मींस शुगर या सब्सटेंस हैविंग स्वीट टेस्ट, जो कि आमतौर पर जो कार्बोहाइड्रेट्स नेचर के अंदर पाए जाते हैं उनका टेस्ट स्वीट होता है। तो इस बुनियाद के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है, इनको शुगर्स के तौर पर डिफाइन किया जाता है। तो एक सिंगल सैकराइड यूनिट से क्या मुराद है? हम अक्सर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में टर्म सैकराइड यूज करते हैं, नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स की बात करते हैं। तो एक सिंगल सैकराइड यूनिट किसे कहते हैं? दरअसल एक सिंगल सैकराइड यूनिट एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को कहा जाता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कहा जाता है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी एक सिंगल सैकराइड यूनिट है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी एक सिंगल सैकराइड यूनिट है। तो सिंगल सैकराइड यूनिट के हवाले से समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज सिंगल सैकराइड यूनिट, और ऑप्शन दिए हुए कि इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या इट इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओनली, या इट इज अ ग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल ओनली, या आइदर ए और बी। तो देखिए इसमें आइदर ए और बी, अगरचे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये भी एक सैकराइड यूनिट है, ग्लाइसरल्डिहाइड भी एक सैकराइड यूनिट है, लेकिन यहां पर जो ये ओनली लिखा हुआ है इसकी वजह से हम सिर्फ इन तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि हमें और जनरल ऑप्शन की तरफ जाना है। और जनरल ऑप्शन मैंने अभी जैसे आपको बताया कि एक कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सिर्फ ग्लूकोज नहीं बल्कि कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी तरह से कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो इनको आप सिंगल सैकराइड यूनिट कहेंगे। लिहाजा जो राइट ऑप्शन यहां पे बनता है वो आइदर ए और बी, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सिंगल सैकराइड यूनिट होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सिंगल सैकराइड यूनिट होगा। तो राइट आंसर इज ई। अच्छा, जहां तक कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करने की बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए एक जनरल फार्मूला आमतौर पर यूज किया जाता है, और ये जनरल फार्मूला क्या है? CxH2O होल y। इस फार्मूले में आप देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, x और y। यहां पर x से क्या मुराद है? x का मतलब यहां पर यह है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसी कार्बोहाइड्रेट में नंबर ऑफ कार्बन्स को x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और ये C के साथ वो नंबर यहां पे लिखा जाएगा। और ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर कम से कम तो ये 3 है, मिनिमम 3, और मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम इसका नंबर कोई फिक्स नहीं है। याद रखो कि ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब बात होगी तो मिनिमम कार्बन एटम्स 3 होंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम के लिए यहां पर आप मैनी वर्ड यूज कर सकते हैं कि मैनी कार्बन्स में बी प्रेजेंट, और वो हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है। तो एक्स आपने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वाई आप देखेंगे कि मुख्तलिफ केसेस में इसकी वैल्यू डिफर करती है। अगर आप मोनोसैकराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपलेस्ट ग्रुप है, इसके बारे में आप देख रहे हैं, जनरल फार्मूला इसके लिए बना रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको y x के इक्विवेलेंट ही मिलेगा, यानी जो x की वैल्यू होगी वही y की भी वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पर अगर x 6 है तो y भी 6 होगा। तो मोनोसैकराइड में हमेशा ये y इक्वल टू x होता है। लिहाजा मोनोसैकराइड के लिए अगर यहां पर CxH2O
होल एक्स लिख दिया जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। समटाइम हम मोनोसेक्राइड के लिए CnH2O होल N फार्मूला भी यूज करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखें कि इन केस ऑफ मोनोसेक्राइड y इज इक्वल टू x, जो x की वैल्यू होगी वही y की भी वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पर आप देख लें, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कार्बन 6 हैं और यहां पर हमने y को भी 6 ही रखा है। तो इस तरह से अगर x और y दोनों को 6 रखें और ओपन करें तो आपके सामने ये ग्लूकोज का फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह से आप देखें कि अगर आप डाइसेक्राइड्स को डील कर रहे हैं तो डाइसेक्राइड्स के लिए फिर आप y की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे कि ये इक्वल टू x नहीं है बल्कि इट इज इक्वल टू x-1, यानी 1 लेस देन x के बराबर आपको y की वैल्यू मिलेगी। अगर x की वैल्यू 6 है तो ये 5 हो जाएगी, x की वैल्यू 12 है तो ये 11 हो जाएगी। इस तरह से आपने इसको देखना है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कि C12H22O11, यहां पर आपको x की वैल्यू तो ये 12 नजर आ रही है, जितने कार्बन एटम्स हैं वो दरअसल x कहलाएगा, तो x यहां पर 12 है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है दिस इज नॉट इक्वल टू x, यहां पर y की वैल्यू x से एक कम है यानी 11 है। और इस तरह से आप इसको जब ओपन करेंगे 11 यहां पे रख के y की जगह, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो डाइसेक्राइड में y इज इक्वल टू x-1, यानी इट इज 1 लेस देन x। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि अगर आप ट्राइसेक्राइड्स को डील कर रहे हैं तो y की वैल्यू x से 2 कम हो जाएगी, x-2 हो जाएगी। यानी आप ये एग्जाम्पल देखिए कि ये एक ट्राइसेक्राइड मॉलिक्यूल है, इसमें 18 कार्बन हैं और इसमें हाइड्रोजन 32 और ऑक्सीजन 16 है। तो यहां पर एक्चुअली y की वैल्यू x-2 है, यानी x यहां पर 18 होगा तो यहां पर y 16 होगा। अगर आप ये x की जगह 18 रखें और y की जगह 16 प्लेस करें और इसको ओपन करें तो आपके सामने ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्राइसेक्राइड के अंदर आप याद रखें कि y की वैल्यू x-2 होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इससे भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाते हैं, आप टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड्स की तरफ जाएंगे तो आप एक एक मजीद कम करते जाएंगे, x-1, x-2, x-3, इस तरह से। यानी जितने मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उसके लिहाज से आपने एक एक कम करते चला जाना है, x में से एक एक कम करते चले जाएंगे। देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना यहां पर आपसे एक क्वेश्चन यूं इस तरह पूछा जा सकता है, जैसे जनरल फार्मूला टू रिप्रेजेंट अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज CxH2O होल y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y इन अ ट्राइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। अब देखो अगर ये इस तरह से कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और कहा गया कि ये ट्राइसेक्राइड है, तो इसमें आपने x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो वो तो सिंपली आपको नजर आ रही है कि C18, तो यही x है। लेकिन यहां पर y की वैल्यू पूछी गई, तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि ट्राइसेक्राइड के अंदर y की वैल्यू x-2 होता है, यानी 2 लेस देन x। ये राइट आंसर होना चाहिए। देखो इसको y की वैल्यू को गेस करने के लिए एक और तरीका ये होगा कि आपने फार्मूले में देखना है कि ऑक्सीजन का कंटेंट कितना दिया हुआ है। जो ऑक्सीजन का कंटेंट दिया हुआ है वही दरअसल y की वैल्यू होती है। तो अगर ऑक्सीजन 16 दिया हुआ है इसका मतलब है ये y 16 है। अगर ये x 18 है और y 16 है तो इसका मतलब है कि y जो है वो 2 लेस देन x हो गया। तो इस तरह से राइट आंसर क्या बनेगा यहां पर? द राइट आंसर इज C। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट्स की बेसिस के ऊपर की जाती है। नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट्स की बेसिस के ऊपर आप कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों ग्रुप्स को कंपेयर करें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर कंपेयर किया जाए, तो इन ग्रुप्स में पहला कैरेक्टर नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट की बुनियाद पर किया जा सकता है। आप देख रहे हैं मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में वर्ड मोनो का मतलब क्या है? मोनो मीन्स 1, और मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेक्राइड यूनिट। और इसी तरह से ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में वर्ड ओलिगो का मतलब क्या होता है? ओलिगो मीन्स फ्यू, और यहां पर फ्यू की रेंज क्या है? फ्यू की रेंज है 2 से लेकर 10 तक, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एटलीस्ट 2 सेक्राइड यूनिट और मैक्सिमम 10 सेक्राइड यूनिट्स मौजूद होंगे, उनको आप ओलिगोसेक्राइड में इंक्लूड करेंगे। यहां पर अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एटलीस्ट हाउ मेनी सेक्राइड यूनिट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन एन ओलिगोसेक्राइड, तो आंसर शुड बी 2। और मैक्सिमम हाउ मेनी सेक्राइड यूनिट मस्ट बी प्रेजेंट इन एन ओलिगोसेक्राइड, तो फिर आंसर आएगा 10।
और यहां पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स इन एन ओलिगोसैकराइड, तो उसमें 2 से 10, 2 to 10 फिर आपने आंसर को पिक करना, फिर खाली 2 को या खाली 10 को आपने पिक नहीं करना, फिर आंसर 2 to 10 आपने पिक करना है। और इसी तरह से यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलिगोसैकराइड मॉलिक्यूल, और उसमें ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है अ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 सैकराइड यूनिट, अ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 6 सैकराइड यूनिट, मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 10 सैकराइड यूनिट। तो इस तरह से ये 2 से लेकर 10 तक की रेंज में जो भी मॉलिक्यूल्स मेंशन किए गए होंगे वो सब ओलिगोसैकराइड्स ही होंगे। लेकिन अगर इससे कम या इससे ज्यादा आपको नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट किसी कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं तो वो ओलिगोसैकराइड नहीं होगा। जबकि पॉलीसैकराइड, तो पॉलीसैकराइड में वर्ड पॉली का मतलब क्या है? पॉली मीन्स मैनी। अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि ये पॉली का मतलब मैनी तो होता है, लेकिन मैनी की कोई सर्टेन रेंज होती है। जैसे आपने अभी पॉली हाइड्रोक्सी टर्म के अंदर पॉली का मीनिंग यूज किया था मोर देन 1, लेकिन पॉलीसैकराइड टर्म के अंदर वर्ड पॉली का मतलब मैनी तो है, लेकिन यहां पर मैनी की रेंज मोर देन 1 नहीं होगी। यहां पर मैनी की रेंज आप सजेस्ट करते हैं मोर देन 10, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें मोर देन 10 सैकराइड यूनिट्स प्रेजेंट होंगे उनको दरअसल पॉलीसैकराइड कहा जाता है। यहां पर देखिए आपसे अगेन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटलीस्ट हाउ मेनी सैकराइड यूनिट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अ पॉलीसैकराइड। तो देखो किसी पॉलीसैकराइड में एटलीस्ट कितने सैकराइड यूनिट होंगे? क्या इसमें एक सिंगल सैकराइड यूनिट होगा, या फिर इसमें 10 सैकराइड यूनिट्स होंगे, या फिर इसमें 11 सैकराइड यूनिट्स होंगे, या फिर इसमें मैनी सैकराइड यूनिट होंगे? तो क्या ऑप्शन आप पिक करेंगे अगर आपसे पूछा जाता है कि एटलीस्ट हाउ मेनी सैकराइड यूनिट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अ पॉलीसैकराइड? तो यहां पर सबसे सुटेबल आंसर क्या बनता है? 11, क्योंकि मोर देन 10 की जो रेंज है वो स्टार्ट ही 11 से हो रही है। लिहाजा जब आपसे एटलीस्ट हाउ मेनी सैकराइड यूनिट इन पॉलीसैकराइड पूछा जाए तो फिर राइट आंसर क्या होगा? 11। इसी तरह से आप दूसरा फीचर इनका कंपेयर कीजिए कि मोनोसैकराइड आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अगर आप इनको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को लूज कर देंगे, ये फिर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेंगे। ओलिगोसैकराइड्स अलबत्ता इनके मुकाबले में मोर कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन पॉलीसैकराइड से ये लेस कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे और इनको आप हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकराइड एटलीस्ट 2 सैकराइड यूनिट और मैक्सिमम 10 सैकराइड यूनिट ये यील्ड करते हैं। और जबकि पॉलीसैकराइड्स आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और अपॉन हाइड्रोलिसिस ये एटलीस्ट 11 सैकराइड यूनिट यील्ड करेंगे और मैक्सिमम कितने करेंगे इसका नंबर कोई फिक्स नहीं है, ये अनकाउंटेबल नंबर होगा। तीसरा एक और फीचर अगर इनका कंपेयर किया जाए वो इनकी सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर। इनमें आप देखिए कि मोनोसैकराइड हाईली सॉल्युबल है वाटर में, ओलिगोसैकराइड की सॉल्युबिलिटी स्लाइटली लेस है, और जबकि पॉलीसैकराइड ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। आपने इन प्रॉपर्टीज के हवाले से केयरफुल रहना है कि देखिए मोनोसैकराइड जब हम कहते हैं ना कि दे आर सिंपलेस्ट, तो ये असल में ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड के मुकाबले में ये सिंपलेस्ट है। और जब हम ओलिगोसैकराइड के बारे में कहते हैं कि ये लेस कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये किससे लेस कॉम्प्लेक्स हैं? ये दरअसल पॉलीसैकराइड से लेस कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन मोनोसैकराइड से ये मोर कॉम्प्लेक्स होंगे। इसी तरह से जब हम ये सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करते हैं कि ओलिगोसैकराइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, तो एक्चुअली दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन मोनोसैकराइड, बट दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन पॉलीसैकराइड। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से केयरफुल रहिएगा। समटाइम ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी एमसीक्यूज बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज ट्रू अबाउट पॉलीगोसैकराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज ट्रू अबाउट मोनोसैकराइड या फिर पॉलीसैकराइड। तो इस तरह से इन कैरेक्टर्स को आपने केयरफुली याद रखना है, ताकि अगर इस तरह के किसी एमसीक्यू में आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाए तो आप उसको फौरन समझ जाएं और सही आंसर को पिक कर सकें। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी इनकी अगर कंपेयर की जाए, इनका जो टेस्ट है, तो आपको मोनोसैकराइड स्वीटेस्ट नजर आएंगे अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट। जो स्वीटेस्ट शुगर है इन द वर्ल्ड वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, और ये फ्रक्टोज बेसिकली एक मोनोसैकराइड है। वैसे तो ये फ्रक्टोज सभी फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन फ्रक्टोज की सबसे ज्यादा जो मिकदार है वो आपको हनी के अंदर मिलेगी, और इसी वजह से हनी अपनी मिठास की वजह से मशहूर है। एज स्वीट एज हनी आप आमतौर पर कहते हुए आपने सुना होगा। आपने कभी ये नहीं कहते हुए सुना होगा कि एज स्वीट एज शुगर केन या एज स्वीट एज शुगर बीट। तो एक्चुअली हनी अपनी मिठास की वजह से, इसी वजह से मशहूर है कि उसके अंदर फ्रक्टोज का अमाउंट
कंपैरेटिवली ज्यादा है। ओलिगोसेक्राइड ये मोनोसेक्राइड के मुकाबले में लेस स्वीट टेस्ट रखते हैं, और जबकि पॉलीसेक्राइड ये टेस्टलेस होंगे, इनका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इन तीनों ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से आपने याद रखना है कि इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी। उसके बाद मोनोसेक्राइड्स को फर्दर डिटेल में लेकर जाते हैं। मोनोसेक्राइड्स अभी जैसे हमने इसके बारे में बताया था कि ये सिंपलेस्ट हैं अमंग द कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेक्राइड की मजीद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करें तो हमें नजर आता है कि मोनोसेक्राइड्स आर एक्चुअली ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रू कार्बोहाइड्रेट से मतलब है कि ये प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन टाइप के कंपाउंड्स हैं। तो ये ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इसी तरह से इनकी दूसरी प्रॉपर्टी आप देखें कि रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स इन मोनोसेक्राइड इज 3 to 7। यहां पर आपने एक बार फिर केयरफुल हो जाना है। अभी मैंने आपको ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स में नंबर बताया था कि उसमें कार्बन्स का नंबर 3 से लेकर और मैनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड तक वो नंबर जाता है, लेकिन ये बात हम ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक कर रहे थे। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली मोनोसेक्राइड के मुतालिक ये बात करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन्स की एक लिमिटेड रेंज है, और वो है मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7। 7 से ज्यादा कार्बन किसी मोनोसेक्राइड में नहीं होंगे और 3 से कम कार्बन्स किसी मोनोसेक्राइड में नहीं होंगे। तो आपने ये केयरफुल रहना है कि आपसे नंबर ऑफ कार्बन्स किसके मुतालिक पूछा जा रहा है। अगर ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक पूछा जा रहा है तो फिर ये 3 to many हो सकते हैं, और अगर सिर्फ मोनोसेक्राइड के बारे में ये बात पूछी जा रही है तो फिर ये 3 to 7 होना चाहिए। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी आप देखिए कि किसी मोनोसेक्राइड में आपको नजर आएगा कि ऑल द कार्बन एटम्स इन अ मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्साइल ग्रुप। यानी जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये 3 कार्बन की चेन है, तो उसमें सिवाय एक कार्बन के बाकी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होंगे। जैसे ये एक OH ग्रुप यहां पर है तो एक OH ग्रुप यहां पर है। एक OH ग्रुप आपको हर कार्बन पर मिलेगा सिवाय एक कार्बन के, और वो जो कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप नहीं होगा उस कार्बन के ऊपर क्या होगा, while the remaining carbon atom is either the part of the aldehyde or ketone। आपको यहां पर या तो अल्डिहाइड नजर आएगा या फिर इसी तरह से एक कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप आपको नजर नहीं आ रहा तो वहां पर लाजमी तौर पर कीटोन ग्रुप बना हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। अच्छा, इस हवाले से भी यहां पर देखो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे कहा जाए कि अ कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ऑफ, या अ मोनोसेक्राइड विच कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम्स, हाउ मेनी OH ग्रुप डज इट कंटेन। तो अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो 2 OH ग्रुप, अगर 4 कार्बन एटम्स हैं किसी मोनोसेक्राइड में तो फिर 3 OH ग्रुप्स, 5 कार्बन एटम्स हैं तो 4 OH ग्रुप्स, 6 हैं तो फिर 5, तो इस तरह से 7 है तो 6। आपने बस ये OH ग्रुप एक कम कंसिडर करना है। जितने कार्बन एटम्स आपको बताए जाएं उससे एक कम OH ग्रुप उस मोनोसेक्राइड में मौजूद होगा। लेकिन यहां पर अगेन आपको थोड़ा सा एक बात का एहतियात करना है कि ये बात जनरली तो हम कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ डिविएट करती है। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर हम डीऑक्सीराइबोज की बात करें, डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज ये एक 5 कार्बन मोनोसेक्राइड है, 5 कार्बन मोनोसेक्राइड। तो इस लिहाज से इसके पास कितने OH ग्रुप्स होने चाहिए, तो इस लिहाज से इसके पास 4 OH ग्रुप्स होने चाहिए क्योंकि टोटल 5 कार्बन एटम्स हैं। लेकिन एक्चुअली इसके पास 4 OH ग्रुप्स नहीं है, इसके पास 3 OH ग्रुप्स हैं क्योंकि इसके एक OH ग्रुप में से ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है। तो इस वजह से इसमें राइट आंसर 3 होगा बजाय 4 करने के, तो यहां पर गलती होने का चांस है। तो इस तरह की कोई स्पेसिफिक एग्जांपल हो सकती है जहां पर आपको ये कैरेक्टर डिविएट करता हुआ नजर आए, अदरवाइज जनरली ये कैरेक्टर आपको मोनोसेक्राइड के ऊपर एप्लीकेबल दिखाई देगा। एक और कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए कि मोनोसेक्राइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरल फार्मूला यूज करते हैं CnH2n होल n। मैंने अभी आपको ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक जो जनरल फार्मूला बताया था उसके अंदर मैंने आपको ये बात इंडिकेट की थी कि मोनोसेक्राइड के मामले में आपके x और y को इक्वल कंसिडर करेंगे। चूंकि x और y इक्वल कंसिडर किए जाते हैं इस वजह से उसको आप n के साथ रिप्लेस कर देंगे, लिहाजा फार्मूला क्या बन जाएगा, CnH2nOn। अच्छा, जबकि n क्या चीज है इसमें, n इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोनोसेक्राइड। जैसे अभी मैंने आपको x की बात बताई थी, x नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करता है, लेकिन वो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट में x
कार्बन एटम्स को शो कर रहा था, लेकिन यहां पर आप देखिए कि n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो कर रहा है मोनोसेक्राइड के अंदर, लिहाजा यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, तो n ये 3 से लेकर 7 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और जबकि वहां पर जो x हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए वेरिएबल यूज किया था वो 3 to many थाउजेंड पर मुश्तमिल हो सकता था। लिहाजा यहां पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अ मोनोसेक्राइड विच कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दिस मोनोसेक्राइड, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि अगर उसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स उसमें 5 हैं, तो ऐसी सूरत में फार्मूला क्या बनेगा उसके लिए, तो C5 हो जाएगा। H2N है तो इसका मतलब है कि H10 हो जाएंगे, और इसी तरह से O भी 5 हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बन जाएगा। आप इस तरह किसी भी मोनोसेक्राइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इस जनरल फार्मूला की मदद से इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर भी आप ध्यान रखें। अच्छा, मोनोसेक्राइड, इनको अगर फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो आप देखते हैं कि मोनोसेक्राइड को बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप भी क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज एल्डोजेज एंड कीटोजेज। ठीक है, आप देख रहे हैं ये एल्डोजेज और कीटोजेज, ये 2 ग्रुप्स हैं मोनोसेक्राइड के बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप। एल्डोजेज उन मोनोसेक्राइड को कहा जाएगा जिनमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, और कीटोजेज उन्हें कहा जाएगा जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि मोनोसेक्राइड ये ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे, और जो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा वो एल्डोजेस कहलाएगा इन जनरल, और जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा उसे कीटोजेस में शुमार किया जाएगा। अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड की दरअसल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर बेस करती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिहाज से इनको आप ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, यहां पर टेट्रोजेज गिवन नहीं है लेकिन दूसरा ग्रुप यहां पे टेट्रोजेज होगा, पेंटोजेज, हेक्सोजेज, हेप्टोजेज। तो चूंकि 3 से 7 तक ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की रेंज है, इस वजह से यहां पर आप ये 5 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। और ये देखिए, ये इनकी एग्जांपल्स आपके सामने और इनकी ये स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपने जरूर याद रखने हैं, ये बुक्स के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर आपको ये स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, तो इन स्ट्रक्चर्स को याद रखना इसलिए जरूरी है कि आपको सम टाइम ये स्ट्रक्चर दिखा के इनका नेम पूछा जा सकता है। जैसे ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये ग्लाइसर एल्डिहाइड कहलाता है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इसी तरह से ये राइबोज, राइब्यूलोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, तो इन स्ट्रक्चर्स को आपने जरूर याद रखना है। अच्छा, मोनोसेक्राइड की ये जो क्लासिफिकेशन अभी मैंने आपको बताई है, इनको अगर हम आपस में कंपेयर करें इनके डिफरेंट फीचर्स के लिहाज से, तो आप देखते हैं कि ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिहाज से जो 5 ग्रुप्स हैं, ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस और हेप्टोजेस, ये उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करना मैंने अभी आपको बताया है। अच्छा, इसी तरह से आप इनमें देखें कि जो इनकी एल्डोजेस टाइप की फॉर्म्स होंगी, यानी जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेन करने वाले हैं, उनमें 3 कार्बन मोनोसेक्राइड जो एल्डोज से बिलोंग करता है वो ग्लाइसर एल्डिहाइड है। इसी तरह से 4 कार्बन मोनोसेक्राइड जो एल्डोज से बिलोंग करता है वो एरिथ्रोज है। पेंटोजेस में आपको जो एल्डोज मिलेगा वो राइबोज और डीऑक्सीराइबोजेज हैं, और डीऑक्सीराइबोज हैं। तो आप देखें कि डीऑक्सीराइबोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ा सा डिफर करता है, और अदरवाइज बाकी वही जनरल फार्मूले के तहत ड्राइव किए जा सकते हैं। इसी तरह से एल्डोजेस में जो हेक्सोज टाइप के मोनोसेक्राइड हैं वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, और फिर इसी तरह से हेप्टोजेस में जो एल्डोज टाइप के मोनोसेक्राइड हैं वो ग्लूकोहेप्टोज हैं। इसी तरह से आप इनकी ये कीटो फॉर्म्स देख रहे हैं कि ये कीटो शुगर्स हैं। तो देखिए, जैसे अभी हमने ये बात की कि ये एल्डोजेस हैं सब और ये सब कीटोजेस हैं, तो सम टाइम हम इनके लिए कलेक्टिव टर्म यूज करते होते हैं। जैसे अगर आप ये ग्लाइसर एल्डिहाइड को ले लें तो ग्लाइसर एल्डिहाइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिहाज से ट्रायोज है और फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर एल्डोज, लिहाजा ग्लाइसर एल्डिहाइड के लिए हम जो ज्यादा सुटेबल टर्म होगी वो क्या यूज करेंगे, हम इसे कहेंगे एल्डो। हमने एल्डोज का ये जो पहला वाला हिस्सा है एल्डो वो ले लेना है, तो इसे कहेंगे एल्डो, और इसके साथ ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली टर्म को मर्ज कर देंगे तो ये बन जाएगा एल्डो ट्रायोज। तो एल्डो ट्रायोज ये इस ग्लाइसर एल्डिहाइड की क्लास का नेम होगा। इसी तरह से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के लिए आप टर्म यूज करेंगे कीटो ट्रायोज, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर कीटोज है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर ट्रायोज है, तो इसे कहना चाहिए कीटो ट्रायोज।
बिल्कुल इसी तरह से आप इरिथ्रोज और इरिथ्रियोलोज के लिए ये कलेक्टिव टर्म ड्राइव कर सकते हैं, इसी तरह से राइबोज राइबुलोज के लिए, और ये सब के लिए इस तरह की टर्म्स बनाई जा सकती हैं और ये टर्म्स अक्सर पूछी जाती हैं, इनके ऊपर ध्यान रखना है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी शेयर करता हूं इसके हवाले से, लेकिन इससे पहले आप देखिए कि इनके फंक्शंस क्या हैं। ये फंक्शंस भी इनके आपने याद रखने हैं। ये जो दोनों मोनोसेक्राइड आप देख रहे हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं। अभी आप जब बायोएनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इनको आप ऑब्जर्व करेंगे एज एन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स इन बोथ रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेटिक पाथवे। फिर इसी तरह से ये जो इरिथ्रोज और इरिथ्रियोलोज आपने देखें, ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट्स हैं। राइबुलोज और राइबुलोज आपने ये राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट RuBP, ये भी फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल में एक मॉलिक्यूल देखा, उसका इंग्रेडिएंट होता है। और जबकि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज आर द पेंटोज शुगर्स फाउंड इन RNA एंड DNA। जबकि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये मॉलिक्यूल्स भी आप देखते हैं कि ग्लूकोज एक रेस्पिरेटरी फ्यूल कहलाता है, रेस्पिरेशन में ब्रोकन डाउन होने वाला ये सबस्ट्रेट है। और इसके अलावा फ्रक्टोज ये भी रेस्पिरेशन का एक इंटरमीडिएट है, और गैलेक्टोज इज द कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर। तो ये आपने इनके फंक्शंस याद रखने हैं, फंक्शंस के हवाले से भी MCQs पूछे जाते हैं। और ग्लूकोहेप्टोज या सीरोहेप्टुलोज, ये दोनों फोटोसिंथेसिस में, प्लांट की फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज इज द मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड, और ग्लूकोज के हवाले से आपने 2-3 पॉइंट अलहदा से याद रखने हैं कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फोटोसिंथेसिस में जो कंपाउंड सबसे पहले फॉर्म होता है वो यही ग्लूकोज है, और इसी से फिर आगे बाकी कंपाउंड प्लांट में ओरिजिनेट होते हैं। और फिर इसी तरह से आप देखते हैं कि एनिमल्स प्लांट्स को खाकर अपने कार्बोहाइड्रेट्स की नीड पूरी करते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि ग्लूकोज ये पूरी लिविंग वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लिविंग वर्ल्ड। और प्लांट्स को ग्लूकोज प्रिपेयर करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, वो बुक के अंदर एक फिगर दी हुई है कि 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स। तो प्लांट्स को 10 ग्राम सिंथेसाइज करने के लिए अगर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो फिर 1 ग्राम के लिए कितना होगा? आप इसको 10 से डिवाइड कर दें तो डेसिमल ये इस तरफ मूव कर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 71.76 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, किलो कैलोरी पर ग्राम आपके पास ये फिगर आ गई। अगर आपको 1 ग्राम ग्लूकोज सिंथेसाइज करने के लिए ये एनर्जी का अमाउंट पता चल गया है, तो अब आप 1 किलोग्राम के लिए भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा आपने इन वैल्यूज को जरूर याद रखना है, ये अक्सर MCQ में पूछी जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से ग्लूकोज की एक और सिग्निफिकेंस याद रखें कि ग्लूकोज की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है, एंड दैट कंसंट्रेशन इज एक्चुअली 0.08%। और इतनी कंसंट्रेशन ग्लूकोज की हमारे बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंतहाई जरूरी है। लिहाजा अगर इस कंसंट्रेशन में कमी या ज्यादती हो तो ऐसी सूरत में बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। एनी एक्सेस टू दिस कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। इस चीज को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। और इसी तरह से इसमें कोई भी कमी अगर होती है, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 0.08% से कम हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। और ये दोनों एबनॉर्मल सिचुएशंस हैं, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये टर्म्स भी आप माइंड में रखिए। ये अगरचे हम अगले आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी इनके मुतालिक मजीद बात करेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपसे ये शेयर किया था कि सम टाइम यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स हैं इनके कलेक्टिव नेम के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्लाइसरल्डिहाइड को आप एल्डोट्रायोज कह सकते हैं और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को कीटोट्रायोज कह सकते हैं। तो इनके हवाले से समटाइम क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जैसे आपसे अगर ये कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द मॉलिक्यूल शोन इन द फिगर। आप देखें फिगर में जो मॉलिक्यूल इस वक्त शो किया गया है, इसमें टोटल 5 कार्बन एटम्स हैं और इसमें अल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है। लिहाजा इसमें क्या इसको एल्डोस कहना चाहिए? एल्डोस बात बिल्कुल दुरुस्त है इसके लिए। क्या इसे कीटोस कहना चाहिए? कीटोस अलबत्ता नहीं कहना चाहिए। पेंटोस कहना चाहिए? बिल्कुल दुरुस्त है। क्या इसे एल्डोपेंटोस कहना चाहिए या मोनोसेक्राइड?
तो ये आपको मोनोसेक्राइड टर्म भी इसके लिए दुरुस्त नजर आ रही है, एल्डोपेंटोज भी, लेकिन हमने चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट। तो जब मोस्ट आपसे पूछा जाए तो कोई एक ऑप्शन आपने चूज करना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इसके लिए क्या होगी? मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इसके लिए एल्डोपेंटोज टर्म होगी। तो ये इसका राइट आंसर बनता है। लेकिन अगर यहां पर पूछा जाता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द मॉलिक्यूल गिवन इन द फिगर एक्सेप्ट, तो फिर आपने ये कीटोज को पिक करना था, क्योंकि कीटोज ये इसके लिए दुरुस्त नहीं है। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सब इस कंपाउंड के ऊपर एप्लीकेबल है। अच्छा बच्चों, आज का ये लेक्चर हम इसी जगह पर कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर में जितने भी कंटेंट्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं आपको बखूबी वो समझ में आ चुके होंगे, और इस लेक्चर के जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे उनको आपने सक्सेसफुली अचीव कर लिया होगा। और अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज होता है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में जितने भी कंटेंट्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं उनको आप अच्छी तरह से समझने के बाद अपनी बुक्स में से इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, और जब आप ये यकीन कर लें कि आपकी रिवीजन कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद फिर आप इन टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज की असाइनमेंट सॉल्व कीजिए। असाइनमेंट के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मुलाहिजा कर रहे हैं, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू आपको वो एमसीक्यूज असाइनमेंट ऑनलाइन दस्तयाब हो जाएगी। आप उसको उसी जगह पर अटेम्प्ट कीजिए, और अटेम्प्ट करने के बाद जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके कौन से क्वेश्चंस उसमें गलत हुए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा अपनी बुक में रिव्यू कर सकते हैं, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। अच्छा बच्चों, अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत। अपने घर में रहिए, महफूज रहिए और इन लेक्चर से इस्तिफादा हासिल करते रहिए। मुझे आप इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.